सीक्वेंस अलाइनमेंट की हम लोग जो है पहले भी बात कर चुके हैं। सीक्वेंस अलाइनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें दो तरह के अलाइनमेंट आते हैं आपके। एक आपका हो गया पेयर वाइज अलाइनमेंट, दूसरा आपका है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। पेयर वाइज अलाइनमेंट की बात करेंगे या मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट एक आपका दूसरा हो गया। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट इधर आ गया आपका। पेयर वाइज में बात करेंगे, तीन तरह की एल्गोरिथम आती है इसमें आपकी, चाहे वो डॉट प्लॉट आपका होगा, हमने बताया था आपको डॉट प्लॉट हो गया आपका, डेटाबेस सर्चिंग हो गई आपकी इसमें। इसके अलावा आपका एक और है यहाँ पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ये सब आपका जो है पेयर वाइज में आ गया। डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो उसमें दो तरह की एल्गोरिथम है, नीडलमैन वुंच एल्गोरिथम एक आपकी हो गई यहाँ पर। दूसरी आपकी यहाँ पर आ गई है स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम हो गई आपकी एक और। स्मिथ वाटर एल्गोरिथम की बात अगर करेंगे तो ये आपके किसके काम आ रही है, लोकल अलाइनमेंट के काम आ रही है। ये आपकी किसके काम आ जाएगी, लोकल अलाइनमेंट के। और नीडलमैन वुंच एल्गोरिथम की बात करेंगे तो ये किस में काम आ जाएगी, आपकी ग्लोबल अलाइनमेंट में काम आ जाएगी। ठीक है, ग्लोबल अलाइनमेंट का मतलब हुआ कि सीक्वेंस, दो सीक्वेंस जो हैं पूरे थ्रू आउट द सीक्वेंस पूरी मैचिंग हो रही है, उसमें पूरी सिमिलरिटी मिल रही है। लोकल अलाइनमेंट का मतलब हुआ कि अगर दो सीक्वेंस है तो कहीं कहीं कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में हमको सिमिलरिटी मिल रही है, पूरे सीक्वेंस में सिमिलरिटी नहीं मिल रही है। थ्रू आउट द सीक्वेंस अगर सिमिलरिटी मिल रही है तो वो हो गया नीडलमैन वुंच एल्गोरिथम। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की बात करते हैं। डेटाबेस सर्चिंग आपको पता ही होगा, पेयर वाइज में पहले भी बता चुका हूँ मैं। इसमें ब्लास्ट और फास्ट आते हैं, ब्लास्ट हो गया आपका, फास्ट आ गया, दोनों डेटाबेस सर्चिंग का काम करते हैं इसमें। ब्लास्ट हो गया, फास्ट हो गया। ब्लास्ट के भी टाइप बताए थे मैंने आपको। डॉट प्लॉट का एक और नाम है डॉट मैट्रिक्स। डायगोनल इसमें बनाना है, कंप्लीट डायगोनल मिलना है, डॉट डॉट को आपको मैच कराना है, डॉट मैट्रिक्स हो गया ये। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की बात करते हैं तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की अगर हम बात करें तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है हमने आपको बताया सीक्वेंस अलाइनमेंट, इसमें हमने आपको बताया है कि इसमें दो तरह की एल्गोरिथम होती हैं या दो तरह के मेथड होते हैं। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को हम लोग MSA भी बोलते हैं। अब मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की बात करेंगे, इसमें दो तरह की आएंगी। एक है आपका है प्रोग्रेसिव, दूसरा आपका इटरेटिव। दो तरह के मेथड होते हैं इसमें, एक प्रोग्रेसिव दूसरा इटरेटिव। प्रोग्रेसिव वाले में जो है आपके सॉफ्टवेयर के नाम कौन कौन से हैं, क्लस्टल W, क्लस्टल X, आपका टी कॉफ़ी हो गया, आपका पाइलअप हो गया। ये सब जो है सॉफ्टवेयर के नाम है जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करने से हमको कंजर्व सीक्वेंस मिल जाते हैं। प्रोटीन का अगर हम पेयर वाइज में दो सीक्वेंस का अलाइनमेंट होता है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में दो से ज़्यादा सीक्वेंस का हम लोग अलाइनमेंट कराते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें हमें जो है कंजर्व सीक्वेंस या मोटिव मिल जाते हैं। इसको उनके अलग अलग नाम आगे चल के होते हैं। पैटर्न बोलता है, पैटर्न को हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, प्रोफाइल बोलते हैं। और ये जितने भी कंजर्व सीक्वेंस जो होते हैं जो कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट से हमें मिलते हैं, इनको हम सेकेंडरी डेटाबेस में स्टोर करके रखते हैं। इटरेटिव की बात करें तो इसमें भी सॉफ्टवेयर आपके आते हैं, डाई अलाइन हो गया, मसल हो गया। तो ये सब जो सॉफ्टवेयर आपके PRRN होते हैं, ये सॉफ्टवेयर आपके जो हैं ये आपके इटरेटिव के हैं, इटरेटिव अलाइनमेंट के सॉफ्टवेयर होते हैं आपके। अब मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट से आपको क्या मिल रहा है, कंजर्व सीक्वेंस मिल रहे हैं, कंजर्व सीक्वेंस मिले आपको, जिनको हम यहाँ ज़्यादा मोटिव बोल रहे हैं यार। पैटर्न भी हम बोल रहे हैं, पैटर्न हमने लिखना बताया था आपको। पैटर्न के अलावा पैटर्न का एक और नाम हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन, उसको लिखने का तरीका होता है। पैटर्न हो गया, रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, लिखने का तरीका हम आपको दिखा सकते हैं। लिखने के तरीके की बात करें तो देखिए पैटर्न रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करता हूँ अगर मैं, तो
आपको पैटर्न की अगर हम बात करें यहाँ पर, ये देखिए मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट आपको दिख रहा है। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट देखिए 2 मेथड बताया मैंने आपको, एक प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट मेथड, इसमें जो है ये देखिए आपको ये चार्ट बनाना है। ये चार्ट मैंने आपको बताया था, ये 5 सीक्वेंस देखिए दिए हुए हैं, फिर एक मैट्रिक्स आ रही है। मैट्रिक्स में हम ये देख रहे हैं कि किन 2 सीक्वेंस के बीच की डिस्टेंस कम है। जिन 2 सीक्वेंस के बीच की डिस्टेंस कम होगी, यानी कि उन दोनों सीक्वेंस के बीच की इवोल्यूशनरी डिस्टेंस कम है। इवोल्यूशनरी डिस्टेंस अगर कम है तो उसका मतलब है कि दोनों में सिमिलरिटी ज़्यादा है। तो सबसे कम देखिए डिस्टेंस इसमें कौन सी दिख रही है आपको, 9 दिख रही होगी। किसके बीच में, सी और डी के बीच में। तो सी और डी के बीच में, तो सी और डी एक साथ आ गए। अगली डिस्टेंस कौन सी कम दिख रही है आपको, 11, तो ए और बी आपके एक साथ आ गए। अब सी और डी से कॉमन जो कंजर्व सीक्वेंस है और ए और बी में जो कॉमन पार्ट है कंजर्व वाला, उसको हम लेंगे। तो हमने सी ऑब्लिक डी जो इनसे कॉमन मिला हुआ है उसको सी ऑब्लिक डी बोल दिया। ए और बी से जो हमको कॉमन सीक्वेंस मिले हैं उनको हमने ए ऑब्लिक बी बोल दिया। फिर इन दोनों का सी ऑब्लिक डी और ए ऑब्लिक बी का हमने किससे कराया अलाइनमेंट, ई से कराया। ई से कराने के बाद जो हमको जो है फाइनल हमको कंजर्व सीक्वेंस मिल जाएगा जो इन पांचों का होगा, ए बी सी डी ई का जो है हमको ए बी सी डी ई का हमको कॉमन यहाँ पर कंजर्व सीक्वेंस नीचे लास्ट में मिल जाएगा। ये आपका प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट मेथड होता है, प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट मेथड है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के अंदर आता है। इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी मैंने बताया आपको, टी कॉफ़ी देखिए लिखा हुआ है, क्लस्टर है, क्लस्टर डब्ल्यू। इटरेटिव अलाइनमेंट मैंने आपको चर्चा कर चुका हूँ मैं आपसे पहले। PRN देखिए इसका सॉफ्टवेयर है, मसल है। डाई अलाइन सॉफ्टवेयर जो है वो मल्टीपल के इटरेटिव अलाइनमेंट के अंदर आते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले क्लस्टर डब्ल्यू का फंक्शन बताइए, तो क्लस्टर डब्ल्यू के फंक्शन या क्लस्टर एस का कोई फंक्शन पूछेगा तो आप लोग प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट लिखेंगे उसमें, जो मैंने अभी आपको बताया था प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट की बात होगी। अब देखिए पैटर्न जो आपको ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कराने से जो आपको पैटर्न कंजर्व सीक्वेंस जो आपको मिल रहे हैं उनको अगर जो है हमको देखना है कि कैसे लिखा जाए, तो इसका भी मैंने आपको नोट्स भेज चुका हूँ। एक बार इससे देखिए मोटिव देखिए, मोटिव की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, मोटिव इज अ शॉर्ट कंजर्व सीक्वेंस पैटर्न एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्ट फंक्शन, मतलब खुद का अलग फंक्शन हो। ठीक है, मोटिव कंजर्व सीक्वेंस है जो सारी जनरेशन में कॉमन आ रहा है, सब जनरेशन में कॉमन है, उसमें कोई म्यूटेशन नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंच गए, तीसरे में आ गए हम लोग, चौथे में आ गए, कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम लोग, पर उसमें जो है मोटिव जो है कंजर्व सीक्वेंस उसमें कोई चेंज नहीं आया है और उसका अलग से फंक्शन है। जैसे आपकी हम जिंक फिंगर मोटिव हो गया, देखिए एक दिखा है जिंक फिंगर मोटिव लिखा हुआ है, इसका साइज कितना होता है 10 से लेकर 20 अमीनो एसिड लॉन्ग होते हैं ये। ठीक है, अब यही सब मोटिव आपस में जब मिल जाते हैं तो एक बड़ा साइज बनाते हैं, डोमेन बनाते हैं इसको। डोमेन का देखिए लिखा हुआ है, डोमेन इज ऑल्सो कंजर्व सीक्वेंस पैटर्न डिफाइंड एज इंडिपेंडेंट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। यही मोटिव आगे चल के आपस में मिलकर डोमेन बना लेते हैं। डोमेन का साइज मोटिव से बड़ा होगा, ये 40 रेजिड्यू से लेकर 700 रेजिड्यू तक बड़े होते हैं, और एवरेज अगर साइज की बात करें तो 100 रेजिड्यू होता है। अब उसके बाद जो है ये देखिए यहाँ पर जो है रेगुलर एक्सप्रेशन का यहाँ पर दिया हुआ है, कैसे हमको रेगुलर एक्सप्रेशन हमको लिखना आना चाहिए कि कैसे लिखना है, ये बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। जी देखिए आपको देखिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में लिखा हुआ है। देखिए ये सब डेफिनेशन वगैरह, कंजर्व सीक्वेंस है रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न भी बोलते हैं इनको, है ना। अब जैसे हमको लिखना है रेगुलर एक्सप्रेशन, तो देखिए ये लिखा हुआ EX2, ये देखिए EX2FHMX4। आपको ये मतलब समझना है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस का मतलब क्या होता है। एक्स का मतलब होता है, देखिए प्रोटीन की अगर सीक्वेंस की बात करें तो 20 अमाइनो एसिड होते हैं, तो एक्स का मतलब हो गया एनी स्पेसिफिक रेजिड्यू, कोई भी रेजिड्यू हो सकता है। 20 अमाइनो एसिड में कोई भी रेजिड्यू एक्स हो सकता है। यहाँ पर इस यानी कि अगर ये इस कंजर्व सीक्वेंस की बात करें जो कि ई से स्टार्ट हो रहा है, एल तक जा रहा है, और ये जो FHM जितने भी ये लिखे हैं, P लिखे हैं, E लिखा है, ये अमाइनो एसिड का 1 लेटर कोड है। आपको हर अमाइनो एसिड का 1 लेटर कोड आना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं एक्स, तो यानी एक्स का मतलब हो गया 20 अमाइनो एसिड में कोई भी आ सकता है, यहाँ पर कोई भी रेजिड्यू आ सकता है। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पर FHM लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट में चूँकि लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ या तो यहाँ F होगा, या तो यहाँ पर H होगा, या तो यहाँ पर M होगा। F का मतलब जानते हो कि फिनाइल एलेनिन होता है अमाइनो एसिड आपका,
वो दिया हुआ है। यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि जो भी इसके अंदर अमाइनो एसिड लिखे होंगे या तो F होगा या तो H होगा या तो M होगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या आ गया, एक्स मतलब कोई भी रेजिड्यू, एनी रेजिड्यू, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है 4, यानी कि ये जो रेजिड्यू होंगे 4 टाइम आएंगे। एक्स जो है वो 4 टाइम आ सकता है। एक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो एक्स जो है वो हमारे 4 टाइम आ सकते हैं। ये जो एक्स की बात कर रहे हैं यानी एक्स जो है 4 बार ऐसे 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 4 बार आ सकता है। ठीक है, ये हो गया। यानी कि इसका एनी रेजिड्यू, कोई भी एनी रेजिड्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, 4 बार आ सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट में देखिए 4 लिखा है। अब देखिए करली ब्रेस लिखा हुआ है। करली ब्रेस का मतलब होता है कि जो इसके अंदर आ रहा है पी, 20 अमाइनो एसिड टोटल होते हैं, पी करली ब्रेस के अंदर आ रहा है तो पी पक्का नहीं होगा। पी यानी कि इस पोजीशन पे पक्का नहीं होगा। बाकी 19 में कोई हो सकता है, 19 अमीनो एसिड में कोई भी हो सकता है, पर पी यहाँ पर नहीं होगा। ये कंजर्व सीक्वेंस, ये यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन का लिखने का तरीका होता है। आपको जो मैं बता रहा हूँ ये रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह से लिखे जाते हैं, जिनको हम लोग पैटर्न बोलते हैं। और ये कौन से डेटाबेस में स्टोर होते हैं? सेकेंडरी डेटाबेस में तो प्रोसाइट डेटाबेस में यहाँ लिख दे रहा हूँ। प्रोसाइट डेटाबेस में ये स्टोर होते हैं पैटर्न आपके। ये लिखने का तरीका बता दिया है। एक्स मतलब कोई भी रेजिड्यू, ब्रैकेट में 2 लिखा है यानी कि एक्स कितनी बार आएगा, 2 बार। FHM यानी या तो ये F होगा या तो यहाँ पर H होगा या तो M होगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है। करली ब्रेस का मतलब हुआ कि जो इसके अंदर लिखा होगा, जो भी अमाइनो एसिड इसके अंदर लिखा होगा वो नहीं आएगा, इसके अलावा बाकी अमाइनो एसिड यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये जो है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का तरीका है। इसके अलावा जो है आप प्रोसाइट डेटाबेस के बारे में देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि कंजर्व सीक्वेंस रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह इसके अंदर होते हैं। देखिए प्रोसाइट है तो इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह इसके अंदर होंगे। सेकेंडरी डेटाबेस है ये प्रोसाइट, ये आपके सेकेंडरी डेटाबेस के अंदर आते हैं सब। इसके अलावा जो है पेयर वाइज अलाइनमेंट की जब बात करेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया होगा ब्लास्ट वगैरह, ब्लास्ट हो गया, फास्टा हो गया, चर्चा भी की थी इसकी हमने, जो है गूगल मीट पे क्लास भी हुई थी इसकी। अभी हम उसको दिखा रहे हैं आपको। जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट हो गया आपका। अब हम जब बात करेंगे यहाँ पर पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्लास्ट आएगा। अभी ब्लास्ट जो है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ये देखिए ब्लास्ट का फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पर, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ये देखिए यहाँ पर एक प्रोटीन का सीक्वेंस दिया हुआ है, देख रहा हूँ आप, प्रोटीन का सीक्वेंस है ये। प्रोटीन के सीक्वेंस में से देखिए अब ये जो है ब्लास्ट जो है पूरे सीक्वेंस का अलाइनमेंट। अब ब्लास्ट का काम क्या है, ये आपका क्यूरी सीक्वेंस है, इससे मिलता जुलता सीक्वेंस आपको ढूंढना है। और मिलता जुलता सीक्वेंस कहाँ से लेके आएगा, वो डेटाबेस से निकाल के लेके आएगा, डेटाबेस से निकालेगा। अगर प्रोटीन का सीक्वेंस है तो प्रोटीन के डेटाबेस से मिलता जुलता सीक्वेंस निकालेगा। अगर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है तो न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस से मिलता जुलता सीक्वेंस निकालेगा। अब चूँकि ये प्रोटीन का सीक्वेंस है यानी कि यहाँ पर ब्लास्ट पी चलाएंगे। ब्लास्ट के टाइप होते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है तो ब्लास्ट एन, प्रोटीन का सीक्वेंस है तो ब्लास्ट पी। अब देखिए यहाँ पर जो है अगर ये पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पर दिया हुआ है तो ये पूरे सीक्वेंस की मैचिंग एक साथ नहीं करा रहा है, यहाँ से 3 रेसिड्यू को निकाल रहा है, 3 रेसिड्यू को निकाल रहा है। उसको बोलते वर्ड जो है यहाँ पर उसकी लेंथ कितनी, 3 प्रोटीन के लिए। और अगर वो डीएनए और न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा तो वर्ड की लेंथ 11 होगी। 3 का मतलब जो इन 3 का पहले मैचिंग होगी, फिर अगले 3 की मैचिंग होगी, फिर अगले 3 की मैचिंग होगी। इस तरह से यहाँ पर मैचिंग चलती रहेगी, पूरे सीक्वेंस की मैचिंग इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। देखिए लिखा हुआ है स्कैन एवरी 3 रेसिड्यू टू बी यूज्ड इन सर्चिंग ब्लास्ट। तो PYN 3 रेसिड्यू निकाले जिसको हम लोग वर्ड बोल रहे हैं। इस वर्ड को इस पूरे सीक्वेंस से निकालने को बोलते हैं सीडिंग। क्या बोलते हैं, सीडिंग। क्या बोलते हैं इसको, सीडिंग बोलते हैं। अब अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर तो क्यूरी के देखिए आपका जो है वर्ड यहाँ पर जो निकला PY1 डेटाबेस से, इससे मिलते जुलते कई सीक्वेंस आ गए। देखिए एक PY1 पूरा मैच आया है, एक PFN इससे मैच करता हुआ है, एक PFEQ और एक PFE आ रहा है। तो अब देखना है कि सबसे ज़्यादा जो डेटाबेस से इससे PYN से मिलता हुआ जो हमारे पास सीक्वेंस आया है उसमें सबसे ज़्यादा अलाइनमेंट स्कोर किसका है। तो सबसे ज़्यादा अलाइनमेंट स्कोर किसका दिख रहा है आपको, PYN से PYN पूरा मैच कर रहा है, सीधी बात है। अलाइनमेंट स्कोर सबसे ज़्यादा इसका होगा। कितना अलाइनमेंट स्कोर इसका है, 20। बाकी सबका देखिए कम है, इससे 20, 16 है, कहीं 10 है, कहीं 10 है। तो यानी कि PYN के नीचे क्या आना चाहिए, PYN आना चाहिए। फिर ऐसे ही क्या होगा, लेफ़्ट और राइट PYN के देखिए लेफ़्ट
और ये देखिए राइट, और ये देखिए लेफ़्ट, क्या होगा, अलाइनमेंट होगा। अब किस 3 रेसिड्यू का, फिर 3 रेसिड्यू का, फिर अगली बार ऐसे ही जैसे ये स्टेप हुआ है वैसे ही 3 रेसिड्यू का फिर जो है डेटाबेस से मैचिंग होगी, अलाइनमेंट उसको ज़्यादा होगा तो उसके नीचे आ जाएगा। ऐसे राइट में होगी 3 की। इस तरह से जो है हमको मिलता जुलता कंप्लीट सीक्वेंस मिलेगा। उसको हम बोलेंगे, जो मिलता जुलता हमारे पास जो है जो कंप्लीट सीक्वेंस हमको मिलेगा उसको हम लोग बोल रहे हैं HSP, हाई स्कोरिंग सेगमेंट पेयर। ये देखिए यहाँ पर HSP मिल रहा है, हाई स्कोरिंग सेगमेंट पेयर मिल गया हमको, यानी कि कंप्लीट मैचिंग वाला हमें यहाँ पर सीक्वेंस मिल गया है ब्लास्ट से। ठीक है, ये देखिए ब्लास्ट का पूरा सारे स्टेप दिए हुए हैं इसमें, सीडिंग देखिए दिया हुआ है। पहले हमने बताया वर्ड जो है जो आप सीक्वेंस निकाल रहे हैं उसको सीडिंग बोल रहे हैं, फिर उसके बाद जो है अलाइनमेंट स्कोर अगर ज़्यादा होगा तो उसको लिया जाएगा, फिर लेफ़्ट और राइट मैचिंग होगी, फिर हमको एक जो है HSP मिल जाएगी, हाई स्कोरिंग सेगमेंट पेयर, यानी कि जो आपका क्यूरी सीक्वेंस आपने जो लिया था स्टार्टिंग में उससे मिलता जुलता सीक्वेंस आपको मिल गया। ये आपका देखिए यहाँ पर क्यूरी सीक्वेंस दिया हुआ है MRDPIN करके, और उससे मिलता जुलता सीक्वेंस देखिए यहाँ पर मिल रहा है आपको। ठीक है, तो उसको हमने बोला HSP। ब्लास्ट के टाइप देखिए दिए हुए हैं, ब्लास्ट P यहाँ पर दिया हुआ है, ब्लास्ट X दिया हुआ है, T ब्लास्ट N दिया हुआ है और T ब्लास्ट X दिया हुआ है। ये ब्लास्ट के टाइप है। ब्लास्ट P अगर है, आप ब्लास्ट P में आप प्रोटीन सीक्वेंस लेंगे और उस प्रोटीन सीक्वेंस से मिलता जुलता सीक्वेंस जो है कहाँ से निकल के आएगा, प्रोटीन डेटाबेस से। ऐसे ब्लास्ट N लेंगे तो ब्लास्ट N में आप न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लेंगे, उससे मिलता जुलता सीक्वेंस कहाँ से आएगा, न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस से। समझ रहे हैं। ऐसे ब्लास्ट X है, वो आप ले तो आप न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रहे हो, है ना, उस न्यूक्लियोटाइड को वो क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर देगा प्रोटीन सीक्वेंस में। जब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रोटीन सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाएगा ब्लास्ट X में, तो जाहिर सी बात, जब प्रोटीन सीक्वेंस में वो कन्वर्ट हो गया, ट्रांसलेट हो गया, तो कौन सा डेटाबेस सर्च होगा, प्रोटीन डेटाबेस से होगा, तो प्रोटीन डेटाबेस से सर्चिंग होगी। ऐसे ही देखिए T ब्लास्ट N दिया हुआ है, यहाँ पर प्रोटीन सीक्वेंस ले रहे हैं यहाँ पर, है ना, फिर प्रोटीन सीक्वेंस जो आप यहाँ पर ले रहे हैं और उसको सर्च किससे करा रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस से। अब आपको लग रहा होगा प्रोटीन सीक्वेंस हम ले रहे हैं और सर्च करा रहे हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस से, तो न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में जितने भी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हैं उनको हम लोग प्रोटीन सीक्वेंस में ट्रांसलेट कर दे रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में जो सीक्वेंस आपके न्यूक्लियोटाइड के हैं उनको हम लोग ट्रांसलेट किस में कर दिए हैं, प्रोटीन सीक्वेंस में। तो यहाँ पर क्यूरी हो गया प्रोटीन सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस सीक्वेंस में जितने भी सीक्वेंस उनको प्रोटीन में चेंज कर दिया तो मैचिंग हो जाएगी, प्रोटीन का प्रोटीन से मैचिंग हो जाएगी। इसी तरह से देखिए यहाँ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लिया है, T ब्लास्ट X की बात करें तो यहाँ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लिया है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम प्रोटीन में चेंज कर रहे हैं। देखिए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लिखा वो विच आर ट्रांसलेटेड इनटू ऑल 6 फ्रेम, यानी प्रोटीन जितने फ्रेम हैं उसमें सब चेंज कर दिया। फिर न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस ले रहे हैं, उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस के अंदर जो सीक्वेंस होंगे उनको भी प्रोटीन में चेंज कर देंगे, तो यानी प्रोटीन की प्रोटीन से मैचिंग हो जाएगी। आपको याद करना पड़ेगा सब कि इसमें क्यूरी सीक्वेंस क्या लेते हैं और कौन से डेटाबेस के अगेंस्ट में, किस डेटाबेस के अगेंस्ट में मैचिंग होती है, ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ से सब नोट कर लीजिएगा। ये वेरिएंट मतलब हो गया टाइप ऑफ ब्लास्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये हम यहाँ पर टाइप ऑफ ब्लास्ट की बात कर रहे हैं, तो ये आपको यहाँ से देखना पड़ेगा टाइप ऑफ ब्लास्ट कौन कौन से हैं। उसके अलावा जो अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस आता है, देखिए सिग्निफिकेंस में स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस अगर हम बात करते हैं, यहाँ सिग्निफिकेंस की बात हो रही है, यानी अलाइनमेंट की, अगर आपको ऑप्टिमल अलाइनमेंट चाहिए, ऑप्टिमल अलाइनमेंट का मतलब दोनों अलाइनमेंट, यानी अगर आपने कोई सीक्वेंस लिया है तो उससे पूरा मैच करता है, पूरा मैचिंग सीक्वेंस मिले पेयर वाइज में, तो अगर पूरा मैच कर रहा है तो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस जो है, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस जो आपका है वो ई वैल्यू से निकलता है। ई वैल्यू को हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी बोलते हैं। वो ई वैल्यू का फॉर्मूला दिया हुआ है m/n/p, ठीक है। ई वैल्यू जो है वो क्या होती है, आपकी एरर होती है। एरर मतलब गलती। तो एरर क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, यानी ई वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ज़्यादा आपको अलाइनमेंट स्कोर अच्छा मिलेगा, यानी दोनों सीक्वेंस जो आपके हैं वो ज़्यादा मैच करेंगे, मैचिंग ज़्यादा होगी दोनों में, ऑप्टिमल अलाइनमेंट मिलेगा आपको। तो इसका फॉर्मूला देखिए लिखा m/n/p। तो m जो हो गया टोटल नंबर ऑफ रेसिड्यू इन डेटाबेस, n आपका हो गया जो आपने क्यूरी सीक्वेंस लिया है, क्यूरी सीक्वेंस में मान लीजिए 10 रेसिड्यू हैं, तो n क्या हो जाएगा 10। m क्या हो गया, अब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है तो न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस के अगेंस्ट में सर्चिंग होगी, और न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ना, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, तो हर सीक्वेंस में रेसिड्यू होंगे, तो वो टोटल रेसिड्यू जितने हैं 100 सीक्वेंस है और 10 हैं तो 1000, मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में 1000 सीक्वेंस हैं और हर सीक्वेंस में 10 रेसिड्यू हैं,
तो कितना एन हो, एम कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा आपका 1000। तो 1000 इंटू 10 इंटू पी यहाँ पर हो गया प्रोबेबिलिटी कि हाई स्कोरिंग सेगमेंट पेयर मिलने के चांस कितने ज़्यादा हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसको मल्टीप्लाई करते हैं एम और एन से। एम और एन से अगर पी को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगी ई वैल्यू। ई वैल्यू को क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंस। ई वैल्यू जितनी कम आनी चाहिए, कम आएगी तो उसका मतलब कि एरर कम है, यानी कि आपकी पेयर वाइज मैचिंग बेहतर हो रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लास्ट में भी इसको जो है आप लोग लिख सकते हैं, और पेयर वाइज अलाइनमेंट के सिग्निफिकेंस में भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही ब्लास्ट के अलावा जो है आपका फास्टा दिया हुआ, देखिए यहाँ पर ये फास्टा दिया हुआ है, ये भी आपका पेयर वाइज अलाइनमेंट कराता है। ब्लास्ट को हम लोग वर्ड मेथड बोलते हैं, फास्टा को हम लोग के टपल मेथड भी बोलते हैं। फास्टा जो नाम दिया हुआ है इसका अगर दूसरा नाम अगर हम लिखें तो के टपल मेथड, के टपल मेथड हो गया यहाँ पर। अब ये देखिए के टपल मेथड हो गया। अब देखिए आप देख रहे थे कि ब्लास्ट में जो है एक वर्ड निकाल रहे थे, उसकी लेंथ थी, प्रोटीन के लिए 3 थी, डीएनए के लिए, न्यूक्लियोटाइड के लिए कितनी थी, 11 थी। ऐसी के वर्ड निकाले थे, उसमें यहाँ पर वर्ड को हम क्या बोल रहे हैं, के टपल। तो के टप जो है या के टपल जो है हम लोग जो निकाल रहे हैं प्रोटीन के लिए, यहाँ पर जो है 2 होगा उसका, के टप का साइज 2 होगा, और डीएनए या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के लिए कितना होगा, 6 होगा। लास्ट में कितना था, प्रोटीन के लिए 3, न्यूक्लियोटाइड के लिए 11। यहाँ पर कितना हो गया फास्टा में, प्रोटीन के लिए 2 रेसिड्यू और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के लिए 6। ठीक है, वहाँ वर्ड मेथड उसका नाम था, ब्लास्ट का दूसरा नाम वर्ड मेथड है, फास्टा का दूसरा नाम के टपल मेथड है। अब इसकी जो है ये जो सर्चिंग करेगा, मान लीजिए आपने कोई सीक्वेंस दिया, उससे मिलता जुलता सीक्वेंस चाहिए आपको, तो ये जो फास्टा काम करेगा वो काम करेगा हैशिंग स्ट्रेटजी से। ये देखिए हैशिंग स्ट्रेटजी यहाँ लिखा हुआ है, तो हैशिंग स्ट्रेटजी से काम करेगा। ये देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, दिख रहा होगा आपको, ये देखिए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हैशिंग। ये हैशिंग स्ट्रेटजी से काम करता है। हैशिंग स्ट्रेटजी के क्या मतलब देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर हैशिंग स्ट्रेटजी दी हुई है। यहाँ पर आपको ये दिखना है, जैसे एक सीक्वेंस 1 है, सीक्वेंस 2 है, अब देखना है कि दोनों मैचिंग कितनी है, अलाइनमेंट स्कोर देखना है कितना आ रहा है, क्या है, कितनी मैचिंग है। तो फर्स्ट क्या करेगा, देखिए इसमें जितने भी रेसिड्यू लिखे हैं, ये दोनों प्रोटीन के सीक्वेंस है, सीक्वेंस। अब देखना है कि जो इसमें रेसिड्यू लिखे हुए हैं उनको आपको टेबल बनानी है, हैशिंग टेबल। उसमें आपको इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देना है। जो यहाँ रेसिड्यू हैं ए से लेकर टी तक जो है उनको यहाँ पर अरेंज कर देना है, जो इसमें हो, इन दोनों सीक्वेंस में हो उन्हीं को, बाकी को नहीं। जो इन 2 सीक्वेंस में रेसिड्यू हो उनको आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ अरेंज करना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अब ए की पोजीशन देखनी है सीक्वेंस 1 में कहाँ है, और ए की पोजीशन देखनी है सीक्वेंस 2 में कहाँ है। देखिए लिखा हुआ है ना सीक्वेंस पोजीशन, तो देखना है आपको सीक्वेंस 1 में क्या है और ए की पोजीशन जो है सीक्वेंस 2 में क्या है। तो ए की पोजीशन अगर सीक्वेंस 1 में देखें तो पहले नंबर पे है, तो सीक्वेंस 1 में ए की पोजीशन 1 लिख दिया हमने। अब ए की पोजीशन अगर हम देखें सीक्वेंस 2 में कितने नंबर पे है, तो 6वें नंबर। हम यहाँ पर बात करने जा रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे 2 सीक्वेंस प्रोटीन की हम लोग बात कर रहे थे। प्रोटीन 2 सीक्वेंस दिए हुए हैं। उसके बाद जो है हम लोग फास्टा फॉर्मेट की बात कर रहे थे। तो फास्टा फॉर्मेट में देखिए यहाँ पर हमको क्या है, हैशिंग टेबल बनानी है, पोजीशन देखनी है कि ए की पोजीशन देखिए सीक्वेंस 1 में कहाँ है, पहले नंबर पे। अब ए की पोजीशन आपको सीक्वेंस 2 में देखनी है कितने नंबर पे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6ठे नंबर पे। तो सीक्वेंस 1 माइनस सीक्वेंस 2 कितना हो गया, -5 हो गया। ऐसी डी की पोजीशन पहले सीक्वेंस में, दूसरे सीक्वेंस में देखनी है, वो यहाँ लिखना है, सीक्वेंस 1 माइनस सीक्वेंस 2 करना है। तो आपका यहाँ पर ऑफसेट वैल्यू निकल जाएगी। अब ऑफसेट वैल्यू देखिए किसकी सेम आ रही है, 1 1 1 3 लोग की सेम आ रही है, 1 1 तीनों सेम है। तो 1 किसकी है, डी की है, दूसरा पी, तीसरा एस। तो पी एच डी जो है वो आपके एक साथ आपको आ जाएंगे अलाइनमेंट में, एक के नीचे एक आएंगे। तो देखिए पी एच डी एक के नीचे एक आ गए, अब यहाँ नहीं था, यहाँ पर पी एच डी एक के नीचे एक आ गए। उसके अलावा जो है जब खिसका इधर, ये इधर खिसका, तो उससे क्या हो गया, यहाँ पर गैप बन गया, ये गैप है, ये देखिए आप, ये दिख रहा है गैप है, ये आपका गैप आ गया है। तो फास्टा फॉर्मेट जो है इस तरह से करते करते, अब ये तो छोटा सीक्वेंस दिया है, मान लीजिए बड़ा सीक्वेंस होगा, तो ऐसे करते करते ये जैसे 3 को उसने पीएचडी की मैचिंग कराई, ऐसे अगले 3 की 2 की मैचिंग कराएगा प्रोटीन के, क्योंकि सीक्वेंस है। तो प्रोटीन में 2 का वर्ड इसमें जो है के टपल की लाइन 2 है, तो 2 की कराते कराते ढेर सारे देखिए आपको डायगोनल मिल रहा है। डायगोनल अगर देखिए मिलते हैं यानी कि मैचिंग है, ये डायगोनल जो मिल रहा है यहाँ पर ढेर सारे मैचिंग है।
अब आपको देखना है ढेर सारे डायग्राम मिल रहे हैं, देखिए ग्राफ में देखिए ढेर सारे डायग्राम मिल रहे हैं। तो आपको देखना है कि एक कंप्लीट डायग्राम कहाँ मिल जाएगा जोड़ने पे आपस में। तो देखिए ये बड़े बड़े डायग्राम मिल रहे हैं, बड़े बड़े डायग्राम को आप जोड़ दीजिए आप लोग। ये देखिए ये बड़े बड़े डायग्राम मिल रहे हैं आपको, ये जोड़ दीजिए। वो अगर हम ले लेंगे तो हमारा अलाइनमेंट ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम यहाँ देखिए यहाँ पर अगले स्टेप में हम जो है जिनके अलाइनमेंट स्कोर ज़्यादा हैं, जिन डायगोनल के अलाइनमेंट स्कोर ज़्यादा हैं उनको हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने दूसरे वाले में जिन डायगोनल के अलाइनमेंट स्कोर सबसे ज़्यादा थे उनको हमने नोट कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कम हो गए, देखिए अब यहाँ ज़्यादा थे देखिए डायगोनल। फिर इनको जोड़ने के बाद हमने पूरा कंप्लीट बनाया यहाँ पर। कंप्लीट यहाँ पूरा करने के बाद अब आपको देखिए हम पूरा डायगोनल मिल गया कंप्लीट। तो यानी कि पूरा का पूरा अलाइनमेंट आपको मिल गया, पेयर वाइज अलाइनमेंट, यानी मैचिंग दोनों सीक्वेंस के बीच में जितनी पॉसिबल थी मैचिंग वो मिल गई है। और ये हल्का हल्का देखिए डॉट डॉट से दिख रहा है, यहाँ मैचिंग थोड़ी कम है। ये डॉट डॉट से दिख रहा है, देखिए डॉट डॉट से यहाँ मैचिंग नहीं है। बाकी जो कंप्लीट डायगोनल बना हुआ है वो आपका 1 2 3 4 पार्ट में है ये। यहाँ मैचिंग आपकी मिल रही है। तो ये आपका किसका काम हो गया, फास्टा का काम हो गया। अब ऐसे ही हम जो है, अब आपको समझ में आ गया होगा पेयर वाइज अलाइनमेंट, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, उनके मेथड हैं, उनके अंदर सॉफ्टवेयर भी आते हैं, उन सॉफ्टवेयर की चर्चा की है। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए समझिए। फिर जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए अभी हम प्रिपेयर करते हैं अमीनो एसिड स्कोरिंग मैट्रिक्स का। इसको आप लोग प्रिपेयर करिए, पढ़िए।